नमस्कार दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर चैप्टर वाइज फॉर द बायोलॉजी जो कि क्लास 10th के लिए है और उसका चैप्टर फर्स्ट यानी पोषण यानी न्यूट्रिशन, उसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं उसको हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, मानव आहार नाल का नामांकित चित्र सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पे पूरा आहार नाल का डायग्राम बनाया है और फिर एक एक करके उन सभी के बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है और हर एक डायग्राम का नामकरण भी किया है। अगर आप तो हम इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे और इन सभी के बारे में हम लिखेंगे भी, जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे फिगर बनाया, पहला क्या है आपका मुख गुहिका। ठीक, अब मुख गुहिका में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, जैसे लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, दांत पाई जाती है, जीभ पाई जाती है, तालू पाई जाती है, गाल पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मुख के आगे भोजन कहा जाता है ग्रसनी में, यानी ग्रसनी में जाता है जो भोजन वहां पे लुगदी के फॉर्म में इकट्ठा होकर ग्रास नली के द्वारा वो कहाँ जाता है, सीधे आमाशय में जाता है। ठीक, अब आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद क्या होता है, आमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन का पाचन होता है जो कि अम्लीय माध्यम में होता है। उसके बाद 3 से 4 घंटे पचने के बाद कहाँ जाता है, आपकी ग्रहणी में। ग्रहणी क्या करता है, भोजन को बस धकेलने का कार्य करता है। फिर भोजन को यहाँ पे धकेल कर फिर कहाँ भेज देता है, ये छोटी आंत में भेज देता है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन पहुंचने के बाद फिर कहाँ जाती है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से कहाँ जाती है, जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है लगभग 90% का अवशोषण छोटी आंत में हो जाती है। उसके बाद 10% जो बची थी न्यूट्रिशन वो बड़ी आंत में हो जाती है। उसके बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो मलाशय में स्टोर हो जाता है और गुदा द्वारा समय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम इसके बारे में एकदम डीप से अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोई हम टॉपिक इसमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है इस चैप्टर में, यानी पोषण वाले चैप्टर में। तो हमने मानव आहार नाल का नामांकित से वर्णन कीजिए ये वाला क्वेश्चन लिया है और इसका यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया। अब आइए एक एक चीजों के बारे में हम अच्छे से देखते हैं। तो पहले क्या हमने हेडिंग डाला है कि भाई आहार नाल वास्तव में होती क्या है, आहार नाल किसे कहते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है, फिर जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली रहती है। अब बात करते हैं आहार नाल, क्यों इसका आहार नाल पड़ा नाम। ठीक, क्योंकि इसमें एक तरीके से जिस जिस नली में भोजन जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नलिका कहते हैं। इसीलिए यानी एक मानव के शरीर में 8 से 10 मीटर तक लंबी नली फैली रहती है जिसमें आहार जाता है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, आहार नलिका कहते हैं। अब आहार नलिका में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो उससे जुड़ी रहती है, जैसे कि हमारा पहला क्या है, मुख गुहिका एवं मुख। ठीक, यानी मुख एवं मुख गुहिका। तो मुख क्या है, मुख में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, हम इसको यहाँ पे विस्तार से एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। मुख 2 मांसल होठों से घिरी होती है। ठीक, जो मुख गुहिका की निचली सतह पर एक मांसलनुमा संरचना होती है जो पीछे की ओर जुड़ी तथा आगे की ओर क्या होती है, स्वतंत्र होती है, यानी फ्री होती है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। तथा मुख गुहिका की छत जो होती है ऊपर, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, हम तालु कहते हैं। मुख गुहिका में मुख गुहिका में निम्नलिखित मुख्य अंग पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं मुख गुहिका में, लेकिन हम सभी के बारे में नहीं देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखेंगे। तो मुख गुहिका में निम्नलिखित मुख्य अंग पाए जाते हैं, जैसे लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, दांत पाई जाती है और जीभ पाई जाती है। तो हमने पहला टॉपिक चुना
कि लार ग्रंथियां, भाई लार ग्रंथियां होती क्या है, क्या होती है लार ग्रंथियां, इनका क्या कार्य होता है मुख में, तो उसके बारे में देखेंगे। तो मुख गुहिका में 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे क्या हम कहते हैं, जिसे कर्णपूर ग्रंथियां पहला, दूसरा अधोहनु ग्रंथियां और तीसरा अधोजिह्वा ग्रंथियां। ठीक, समझ गए। जो कर्णपूर ग्रंथियां होती हैं ये कहाँ पाई जाती है, हमारे कानों के पास, दोनों कानों के पास पाई जाती हैं। और जो अधोहनु ग्रंथियां हैं वो हमारे जबड़े के जस्ट ऊपर पाई जाती है, जहां पे हमारा एपिग्लॉटिक्स होता है। फिर जो अधोजिह्वा ग्रंथियां हैं ये जस्ट मानी मतलब एक तरीके से जीभ के नीचे पाई जाती हैं, जो लार को स्रावित करती हैं। समझ में आया। फिर आगे देखिएगा, जिसे क्या कहते हैं, कर्णपूर ग्रंथियां, अधोहनु ग्रंथियां तथा अधोजिह्वा ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे क्या स्रावित होता है, जिनसे लार स्रावित होता है। लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइमेज नामक एंजाइम पाई जाती हैं, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करती है। जैसे भोजन आप खाए, कभी कभार क्या होता है, दोपहर का खाना यानी शाम का खाना सुबह खा लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे मुख में एक एंजाइम स्रावित होता है, जो लार ग्रंथि में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, टाइलिन तथा लाइसोजाइमेज। ये क्या करते हैं, हमारे भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणुओं को मारने का कार्य करती है तथा भोजन को लसलसा बनाने में भी हेल्प करती है, यानी मदद करती है। ठीक, ताकि भोजन आगे बढ़ सके। फिर अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई पूरी लार ग्रंथि के बारे में। अब हम क्या करेंगे, मुख में दांत भी तो पाई जाती है, तो मुख में जो दांत पाई जाती, तो आप लोग हेडिंग ऐसे डालिएगा दांत। ठीक, दांत यानी टीथ, यानी मुख में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक, अग्रचवर्णक और, तो हम क्या करेंगे, हम कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई कृंतक का कार्य क्या होता है, ये कितनी होती है हमारे मुखों में, फिर रदनक का कार्य क्या आता है, इनकी संख्या कितनी होती है, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इन सभी के बारे में अच्छे से हम देखेंगे आगे। तो अब हम दांतों के बारे में देखेंगे। क्या थे दांत, 4 प्रकार थे, 4 प्रकार के थे, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो हम कृंतक देखेंगे, कृंतक होती क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, ये आगे की तरफ होती है, माने ये जो 2 दांत आगे की तरफ नहीं होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम कृंतक कहते हैं। ये कुतरने तथा काटने का कार्य करती हैं, ये 2 जोड़ी होती हैं संख्या में। ठीक, फिर बात करते हैं रदनक की, ये कृंतक से सटी हुई तथा नुकीली दांत होते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करती हैं। फिर क्या है आपका अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक ये भोजन को चबाने का कार्य करती हैं, इनकी संख्या 2 जोड़ी होती है, जो रदनक के पास सटी होती है। चवर्णक ये भोजन को पीसने तथा पीसने का कार्य करती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ठीक, तो ये हो गई हमारी पूरी दांत के बारे में, यानी दांत के बारे में हम अच्छे से आपको बता दिए। फिर आती है उसके बाद क्या हमारी मुख गुहिका में जीभ। जीभ क्या होती है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। मुख गुहिका के फर्श पर एक मांसलनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं। जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। ठीक, ये आगे की तरफ मतलब आगे की तरफ, उसका आगे की तरफ क्या होता है, मीठा, आगे की तरफ मीठे का स्वाद बताती हैं। पीछे की ओर जो होती है वो क्या होती है, कड़वा, फिर बगल में खट्टा और बीच में नमकीन स्वाद का अनुभव कराती है। तो ये था हमारे मुख गुहिका के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन। ठीक, अब हम आगे करेंगे क्या, मुख तो हो गया, अब क्या पढ़ेगी टॉपिक आपकी, यानी क्या पढ़ेगी हेडिंग आगे, ग्रसनी। तो हम ग्रसनी क्या होती है उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक, तो हम अब आगे की टॉपिक की बात करते हैं, जैसे क्या, अब ग्रसनी को इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स। ठीक, ग्रसनी को इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी होती क्या है ये देखेंगे हम। यह लगभग 12 से 14 सेमी क्या होती है, लंबी नली होती है,
ग्रसनी में एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं। इसके पास ही श्वास नली का एक छिद्र होता है तथा घाटी द्वार भी होता है इसी के पास, जो क्या करता है, घाटी द्वार पर एक पत्तीनुमा संरचना होती है जिसे घाटी ढापन कहते हैं। यानी घाटी द्वार जो होती है उसी पर एक पत्तीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम, घाटी ढापन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये जब हम भोजन कर रहे होते हैं वो क्या करता है, भोजन निगलते समय ये क्या कर लेता है, घाटी द्वार को ढक लेता है ताकि भोजन तरीके से श्वास नली में ना जाए। ठीक, समझ में आया? तो वो ढक लेता है। ग्रसनी भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी ग्रसनी जो है भोजन को यानी ग्रास नली तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक, अब हम टॉपिक पढ़ते हैं क्या, ग्रास नली। ग्रास नली यानी इयोसोफेजस, इयोसोफेजस यानी ग्रास नली। इसका कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब एक तरीके से कितनी लंबी होती है और इनका कार्य क्या होता है ये देखेंगे। यह लगभग 23 से 27 सेमी लंबी नली होती है जिसमें भोजन का, इसमें क्या होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। और ग्रास नली जो आगे चलकर भोजन को कहां पहुंचाने का कार्य कर देती है, आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं आमाशय के बारे में, यानी यहाँ हम पहुंच चुके हैं। अब आमाशय थोड़ा सा आपका बड़ा टॉपिक हो जाता है लेकिन हम बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, तो आप अगर इतना भी लिख दोगे तो पूरा नंबर दे देगा। ये बस इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लिखी हैं आमाशय में। यह लगभग 25 सेमी लंबा तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा तथा थैलीनुमा भाग होता है। मानी कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ कितनी है, 25 सेमी है। ये कितना लंबा होता है, 25 सेमी लंबा होता है और यह पूरे आहार नाल का सबसे चौड़ा वाला भाग होता है और ये थैली की तरह रहती है। ठीक, जो कि कैपिटल जे के आकार की होती है। अब बात करते हैं इसमें कार्य कैसे होता है। आमाशय में भोजन का पाचन 3 से 4 घंटे तक होता है। मतलब हम भोजन खाएं तो 3 से 4 घंटे तक आमाशय में क्या होगा, पाचन होगा। और आमाशय की दीवारों में 3 से 4 करोड़ क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, 3 से 4 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे क्या निकलता है, जिनसे जठर रस स्रावित होता है। अब जठर रस में आपका मुख्य एंजाइम्स निकलते हैं कुछ, ठीक, जैसे क्या HCl, पेप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक, और भी अगर इसमें बहुत बड़ा लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं कि आमाशय में जब भोजन का पाचन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय माध्यम में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या निकलता है, HCl का बहुत मेन कार्य होता है। HCl का बहुत मेन कार्य होता है। जैसे जठर रस स्रावित हुआ, जठर रस स्रावित होते ही मतलब होने के बाद उसमें जितने भी एंजाइम्स निकलते हैं जैसे कि पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ये सभी एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक, तो ये सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में निकलते हैं। तो HCl क्या करता है, इन सभी निष्क्रिय एंजाइमों को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। फिर ये अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, फिर ये अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद HCl का और भी कार्य होता है। जैसे क्या, एक तरीके से हमें भूख कैसे लगती है, ठीक, हमें भूख कैसे लगती है, उल्टियां वगैरह कैसे होती है, ये सब हम चीजों को देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हमें भूख कैसे लगती है ये देख लेते हैं। यदि आपके पेट में कुछ नहीं है, यदि आपके पेट में जब कुछ नहीं होता है तो क्या करता है, जब जठर रस निकलता है तो जठर रस में क्या निकलता है, आपका HCl निकलता है। ठीक, अब HCl इतना खतरनाक होता है कि उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। ठीक, अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये क्या करने लगता है, आमाशय को ही डिस्टर्ब करने लगता है, मतलब एक तरीके से तोड़ने लगता है। तो आमाशय में ना एक म्यूसिन नामक परत पाई जाती है। एक म्यूसिन नामक क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, जो HCl से क्या करती है, आमाशय की सुरक्षा करती है। समझ में आया? और हाँ, HCl एक तरीके का तेजाब का कार्य करता है। अगर हमारे बॉडी में पड़ जाए तो ये क्या कर देता है, तेजाब की तरह कार्य करता है, रिएक्ट करता है। ठीक, और ये हमारे पेट में रोज यानी प्रतिदिन एक से कितना निकलता है, 1.5 लीटर निकलता है।
1 से 1.5 लीटर तक निकलता है ये हमारे पेट में डेली। अब सोचो इतना खतरनाक अम्ल जो है ये निकल रहा है हमारे पेट में, तो हमारे पेट को क्यों नहीं काट पाता है? क्योंकि हमारे पेट में क्या है, म्यूसिन परत है जो क्या करती है, एचसीएल से रक्षा करती है। अगर आपके पेट में कुछ नहीं रहेगा तो एचसीएल निकलेगा, एचसीएल जब निकलेगा तो म्यूसिन परत को तोड़ेगा। अब म्यूसिन परत को जब तोड़ेगा तो म्यूसिन परत बेचारी क्या करती है, रोने लगती है एक तरीके से। तो क्या निकालती है, गॉस्ट्रल हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है, गॉस्ट्रल हार्मोन रिलीज होता है। और उसके बाद हमें क्या पता चलता है, हमें भूख का बहुत तेज आभास होता है कि हमें क्या लगी है, भूख लगी है। तो आप इतना लंबा इसमें बना के लिख सकते हो, हालांकि कोई जरूरी है नहीं, लेकिन आपको हम बता दिए। अगर बढ़ा के बनाना चाहते हैं, आपके पास टाइम है बोर्ड में, तो इतना बड़ा बना के आप लिख सकते हो। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। आमाशय के 4 प्रमुख भाग होते हैं। आमाशय के कितने प्रमुख भाग, 4 प्रमुख भाग होते हैं। अब हम उन 4 प्रमुख भागों के बारे में आपको बताएंगे अगले स्लाइड पर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या, छोटी आंत क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है, अब हम यहाँ पे पहुंचे इसकी बात कर रहे हैं। तो छोटी आंत होती क्या है, यह भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। मतलब भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। यह लगभग 6 से 7 सेमी लंबी, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। 6 से 7 मीटर लंबी, तो यहाँ पे मीटर लिखिएगा, 6 से 7 मीटर लंबी तथा 2.5 सेमी चौड़ी नली होती है। इसके अधिकतर भागों में क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। जैसे ब्रश, जो ब्रश देखे हो आप लोग, उसमें छोटे छोटे हेयर जैसा होता है, उससे दांत जो घिसते हो, सेम वैसे ही चीजें हमारे छोटी आंत में होती है, जो क्या करती है, भोजन को पीसने या एक तरीके से पचाने में या अवशोषण करने में हेल्प करती है, सहायता करती है। ठीक, अगर हमारे जैसे कहते हैं ना कि आंत में क्या हो गया, सूजन हो गया, ठीक, आंत में छेद हो गया, कैंसर हो गया, तो कैसे होता है ये सब। तो एक तरीके से जो हेयर है, जैसे ब्रश जो होती है, अगर ब्रश के निचली वाली सतह पे जो कचरा जमा हो जाती है तो वहां से जल्दी वो निकलता नहीं है। ठीक, तो उसको पटकते हैं लोग ऐसे करके। तो वैसे ही सेम अगर यहाँ पे अब जो भोजन का कण है, जैसे बहुत ज्यादा तेल मसाला वगैरह खाए तो उसका पाचन यहीं पे होता है, वसा का पाचन छोटी आंत में। तो बहुत ज्यादा तेल मसाला वगैरह खाए, अगर गलती से भी इसके अंदर रसांकुर के अंदर फंस गया और वो वहां से ना निकल पाया, तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे सड़ने लगता है और कुछ दिन बाद वहां पे सूजन क्रिएट कर देता है। तो हमारे पेटों में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, और में बहुत दर्द होता है। अगर इसका टाइम इलाज ना किया जाए तो क्या रूप ले लेती है, वो कैंसर का रूप ले सकती है और आगे बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या पाए भागों में रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण में क्या होती है, सहायक होती है। बताया ना कि जो रसांकुर होता है एक तरीके से भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होता है। और इसे निम्न 3 भागों में बांटा गया है। और इसको और भी ज्यादा बढ़ा के लिखना चाहते तो और बढ़ा के लिख सकते हो। छोटी आंत में क्या पाई जाती है, अनेक ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे क्या एक तरीके से बहुत विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक, और छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसे निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, ग्रहणी या ड्यूडेनम। ठीक, यह क्या होता है, ग्रहणी क्या होती है हमारी, यह लगभग 25 सेमी लंबी होती है। ठीक, यह लगभग 25 सेमी लंबी होती है अथवा सी तथा यू के आकार की होती है। इसमें या इनमें ग्रहणी ग्रंथियां या ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, इनमें क्या पाई जाती है, ग्रहणी या ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और यहीं पर ग्रहणी में ही पित्ताशय, ये जो पित्ताशय देख रहे हो आप, पित्ताशय से पित्तरस आकर और अग्न्याशय जो है, ये पत्ती की नुमा जो संरचना है, ये आकर भोजन में मिलते हैं। और भोजन जो आमाशय में अम्लीय माध्यम में पचा था, वो किसमें अब कन्वर्ट कर देगा, क्षारीय माध्यम में। यानी जब पित्ताशय से पित्ताशयी रस और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आकर मिलते हैं भोजन में, तो भोजन को अम्ल से क्षार में परिवर्तित कर देता है, यानी क्षारीय माध्यम में परिवर्तित
कर देते हैं। ठीक, अब हम अगला देखेंगे मध्यांतर भाग या जिजेनम। ठीक, मध्यांतर भाग या जिजेनम यानी ग्रहणी का आगे, जो ग्रहणी है वो आगे कहाँ खुलती है, वो आगे मध्यांतर में खुलती है, यानी ग्रहणी आगे मध्यांतर में खुलती है, जो लगभग 2 से 2.4 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी में कितनी लंबी होती है, 2.4 मीटर लंबी होती है, और इसका व्यास लगभग कितना सेमी होती है, 4 सेमी होती है। व्यास माने होती है चौड़ाई। ठीक, फिर अब हम शेषांत्र का बात करते हैं, या आइलम इसको कहते हैं। यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है, और ये सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का। ठीक, यह छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है, यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। यह बड़ी आंत की उंडुक या सीकम में खुलता है, माने यहाँ पे। ठीक, ये कहाँ खुलता है, उंडुक या सीकम के पास खुलता है। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, जो बड़ी आंत का, ये किसको कहते हैं हम लोग, उंडुक या सीकम कहते हैं इसे। ठीक, तो वही खुलता है, यहाँ पे खुलता है, जो पचे हुए भोजन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब एक तरीके से जितना भी आप खाए पिए, ठीक, उसमें जितना भी विटामिन मिनरल्स जितना भी मिला आपको, वो कहाँ अवशोषण होगा, आपके छोटी आंत में। तो छोटी आंत में लगभग 90% आप कह सकते हो, लगभग 90% पोषक तत्वों का क्या हो जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। ठीक, अवशोषण हो जाता है, 90% पोषक तत्वों का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और शेष बचा 10% पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत में। और ये पूरी अवशोषण होके ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और हमें एनर्जी मिल जाती है, और जो शेष बच जाता है उसको यकृत में स्टोर कर दिया जाता है। यकृत को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर हाउस कहते हैं, हम आगे बताएंगे। ठीक, समझ में आया। तो ये था छोटी ग्रंथि के, छोटी आंत के या क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अच्छे से एकदम यानी डिटेल में। ठीक, समझ में आया। तो हम अब अगले स्लाइड में पढ़ते हैं क्या, आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है तो वो देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं बड़ी आंत या बृहदांत या लार्ज इंटेस्टाइन की। ये क्या होती है, इनकी लेंथ क्या होती है, इनमें कौन कौन सा कार्य होता है, इनमें कितना पार्ट होता है, उन सभी को हम एकदम डीप से देखने वाले हैं। ठीक, तो बड़ी आंत या बृहदांत या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, जो लगभग 1.5 मीटर तक लंबी तथा 4.7 सेमी चौड़ी होती है। ठीक, इस भाग में लगभग 10% पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसी भाग में यानी 10% पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ठीक, और ये बड़ी आंत मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, उंडुक कहते हैं, कोलन कहते हैं, उंडुक या कोलम, उंडुक या सीकम, दूसरा क्या आपका कोलन, और तीसरा है आपका मलाशय। ठीक, तीसरा अभी हम बताएंगे मलाशय के बारे में। तो पहला क्या है, इसमें जो बड़ी आंत का पार्ट है वो 3 पार्ट है, उंडुक या सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा मलाशय। तो कोलन क्या है, यानी एक तरीके से उंडुक क्या है, यानी सीकम क्या है, हम ये देखते हैं। यह लगभग 5 से 8 सेमी लंबी नली होती है। यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने का स्थल होती है। यानी किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिल रही है ना, ठीक, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, उंडुक या सीकम कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई कहाँ पे होती है उंडुक या सीकम। तो यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने का स्थल होती है। इसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रमरूप परिशेषिका कहते हैं। क्रमरूप परिशेषिका, इंग्लिश में इसे अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक, क्रमरूप परिशेषिका, इसमें एक डिजीज होता है, ये हमारे मतलब मनुष्य की बॉडी में अवशेषी अंग का कार्य करता है। यानी कौन, क्रमरूप परिशेषिका। अगर इसमें भोजन के कण गलती से फंस वगैरह जाते हैं या निकल ना पाए इससे, तो भोजन सड़ने लगता है। यहाँ पे जब भोजन यहाँ पे सड़ने लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, और हमें क्या हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस नामक रोग हो जाएगा। ठीक,
तो अपेंडिसाइटिस नामक जो रोग होता है वो ऐसे ही होता है, ये हमारे बॉडी में अवशेषी अंग की तरह कार्य करता है, जो और बाद में क्या करते हैं डॉक्टर इसको काट कर निकाल देते हैं, तो इससे हमारी कोई बॉडी को इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो बात समझ में आई। इसके नीचे एक अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसे क्रमिरूप परिशिष्टिका कहते हैं। मानव में यह अवशेषी अंग होती है। कभी कभी इसमें भोजन के कण फंस जाते हैं तो यह सड़ने लगता है और इससे क्या आ जाती है, इसमें सूजन आ जाती है और व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। ठीक, समझ में आया। आगे क्या है, अगला भाग इसका क्या है, यानी कोलन। कोलन क्या होता है, यह उल्टी यू के आकार का होता है जो लगभग 1.3 मीटर तक लंबी होती है। यानी किसकी बात कर रहा है, यहां से लेके पूरा यहां तक वाला भाग जो उल्टा यू बना है ना, बस उसी की बात कर रहा है। तो यह उल्टे यू के आकार का होता है जो लगभग 1.3 मीटर तक लंबी होती है। ये निम्न 4 खंडों में विभाजित होती है और जो कोलन होता है ना वो जगह जगह से फूला रहता है, जिसे क्या कहते हैं, हास्ट्रा कहते हैं। जो कोलन होता है वो जगह जगह से फूला, जैसे ये देखो फूला है बाहर जगह जगह से। ठीक, इस जो फूला वाला भाग है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हास्ट्रा कहते हैं। तो ये 4 भागों में विखंडित या खंडित होता है, जैसे आरोही खंड, अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड और सिग्माइड खंड। ठीक, ये था एक तरीके से बड़ी आंत के बारे में। अभी लास्ट हेडिंग बचा आपका क्या, मलाशय। ठीक, मलाशय क्या होती है ये देखेंगे, उसके बाद हमारी पूरी आहार नाल यानी मानव आहार नाल तंत्र का जो विस्तार से वर्णन था हम आपको बता देंगे पूरा। ठीक, समझ में आया। तो अगली स्लाइड पे हम क्या बात करेंगे, मलाशय के बारे में, और मलाशय के बारे में बताने के बाद ये हमारी वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, मलाशय के बारे में देखते हैं मलाशय क्या है। चलिए अगली स्लाइड पे तो हम अगली टॉपिक यानी मलाशय जो कि बड़ी आंत का अंतिम भाग है, उसको क्या करेंगे देखेंगे। तो हम बड़ी आंत की जो अंतिम भाग है यानी मलाशय यानी रेक्टम, ठीक, उसको देखेंगे कि मलाशय होती क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जो लगभग 15 सेमी लंबी होती है। यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो मलाशय दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, हम इसकी बात कर रहे हैं। मलाशय जो क्या है, बड़ी आंत का क्या है, अंतिम भाग, और आहार नाल का भी अंतिम भाग है। ठीक, जो कितना लंबी होती है, 15 सेमी लंबी होती है। मलाशय की भित्ति बहुत पतली होती है, मलाशय की जो भित्ति है ना बहुत पतली होती है। समझ में आया। ठीक, मलाशय का अंतिम भाग गुदा नाल कहलाता है। ये वाला भाग, ये जो गुदा द्वार दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं गुदा नाल कहते हैं। ठीक, जो एक वृत्ताकार या मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये क्या करता है, शरीर की बाहर खुलता है। मलाशय की भित्ति में उपस्थित क्या होती है, चषक कोशिकाएं अथवा अवशोषी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो मल को क्या करती है, चिकना बनाए रखती हैं। समझ में आया, जो मल को चिकना बनाए रखती है। मलाशय में जो मल उपस्थित होता है, अब मल में उपस्थित जो जल होता है उसका क्या करती है, ये अवशोषण कर लेती है। यानी एक तरीके से यही पे क्या होता है, जल का अवशोषण कर लेती है। समझ में आया। इसमें एक रोग बहुत ज्यादा प्रचलित है आजकल, बहुत सारे युवाओं में देखा गया है कि जो एक तरीके से पाइल्स है, जो पाइल्स एक बीमारी है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बवासीर कहते हैं। ठीक, ये बहुत ज्यादा होता है। अब ये क्यों होता है, हमने कहा ना कि जो मलाशय की भित्ति है वो बहुत क्या होती है, पतली होती है, और मलाशय में ही क्या स्टोर होता है, एक तरीके से मल स्टोर होता है। समझ गए बात को। अब जब आप बहुत ज्यादा मसालेदार चीजों को खाओगे या बहुत ज्यादा तीखा वगैरह खाओगे तो उनसे क्या निकलते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार की गैस निकलती हैं जो क्या करती हैं, ये जो पतली नली है यानी मलाशय जो क्या है उसको क्या कर सकती हैं, उसको इफेक्ट पहुंचा सकती है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पतली है, अब भाई कितना वो छेदेगा यहाँ पे, तो मलाशय जो होता है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। मलाशय में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और ये सूजन धीरे धीरे अंश में परिवर्तित हो जाता है। अंश माने क्या होता है, यानी फोड़ा।
अंश माने होता है एक तरीके से फोड़ा या घाव, ठीक, घाव बन जाती है। अब जब व्यक्ति मल को त्यागता है तो जो मल है वो इस फोड़े से रिश्ता हुआ आता है। अब फोड़े पे जब प्रेशर लगता है ना तो क्या निकलता है, उससे ब्लड निकलता है, जिस कारण शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। ये एक तरीके से कह सकते हो लाइलाज बीमारी है, ठीक, कह सकते हो लाइलाज बीमारी। हालांकि इसका इलाज है, सबसे बढ़िया इलाज इसका है परहेज। अगर आप अपने खान पान के चीजों में परहेज कर दें या अच्छी अच्छी साग सब्जी बढ़िया बढ़िया खाएं तो आपको ये रोग से छुटकारा मिल सकता है। इसको ठीक करने का बस एक ही इलाज है, ये किसी भी दवा से जल्दी ठीक ही नहीं होगी जब तक आप परहेज नहीं करोगे। इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। ऑपरेशन अगर कर दिए इसका हम तो ये कुछ हद तक सही हो जाती हैं। अगर आप फिर से, हालांकि सही हो जाती है, अगर आप फिर से उस चीज का सेवन करने लगोगे तेल मसाले वाली चीजों का, फिर से आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही गंभीर समस्या है आजकल के टाइम में। तो ये था हमारा पूरा आहार नाल का नामांकित चित्र और उसका एकदम विस्तार से वर्णन। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।